हेलो नमस्कार मित्रों। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कोविड के अंतर्गत ऑनलाइन क्लासेस चल रही है और उसी के अंतर्गत हम लोग जो क्लास 12 का टॉपिक है उसका नाम है आनुवंशिकी और आनुवंशिकी का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो क्लास 10 में भी है, क्लास 12 में भी है, दोनों जगह काम आता है। आनुवंशिकी या जेनेटिक्स, इसका मतलब इंग्लिश टर्म है, यहाँ लिखता हूं मैं, जिसको हम कहते हैं जेनेटिक्स। सबसे पहले जेनेटिक्स का मतलब देखें तो इसका जेनेटिक्स का तात्पर्य होता है टू बिकम या टू ग्रो, और इसका मतलब होता है वृद्धि करना। सबसे पहले हम बात करें तो यहाँ पे हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि आनुवंशिकी के जनक कौन है। हम ये नंबर एक बात करते हैं आनुवंशिकता के जनक। आनुवंशिकता के जो जनक हैं उनका नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। जो आनुवंशिकता के जनक हैं उनका नाम क्या है? ग्रेगर जॉन मेंडल। क्या नाम है? ग्रेगर जॉन मेंडल। उसके बाद में जो नंबर 2 पे आता है आधुनिक आनुवंशिकी। जो आधुनिक आनुवंशिकी के जनक हैं उनका नाम है जेबी बैटसन, और इन्होंने आनुवंशिकी टर्म दिया। जो आधुनिक आनुवंशिकी है, इस आधुनिक आनुवंशिकी के जनक हैं उनका नाम है जेबी बैटसन। जेबी बैटसन, क्या नाम है? जेबी बैटसन। और इसी प्रकार आनुवंशिकता का जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। अब नंबर 3 पे हम बात करते हैं प्रायोगिक आनुवंशिकी के जनक कौन है। बात करते हैं प्रायोगिक आनुवंशिकी के जनक कौन है। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्रायोगिक आनुवंशिकी के जो जनक हैं उनका नाम है टीएच मॉर्गन। उनका नाम क्या है? टीएच मॉर्गन या विद्यार्थियों थॉमस हंट मॉर्गन। ये सिंपल सी बात है, बेसिक बात है कि आनुवंशिकी के जनक कौन है। तो जो प्रायोगिक आनुवंशिकी है इसके जनक कौन है? टीएच मॉर्गन या थॉमस हंट मॉर्गन। अब बात करते हैं कि जो टीएच मॉर्गन है या थॉमस हंट मॉर्गन है, इनको प्रायोगिक आनुवंशिकी का जनक क्यों कहा जाता है? इनको प्रायोगिक आनुवंशिकी का जनक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने अपना प्रयोग किया था फल मक्खी पर, और जो फल मक्खी है इसका जूलॉजिकल नेम होता है ड्रोसोफिला मेलेनोगास्ट्रा। तो इन्होंने अपना प्रयोग किया था फल मक्खी पर, और फल मक्खी का जूलॉजिकल नेम क्या होता है? ड्रोसोफिला मेलेनोगास्ट्रा। ड्रोसोफिला मेलेनोगास्ट्रा, इसके ऊपर इन्होंने अपना क्या किया था? प्रयोग किया था। अब विद्यार्थियों, ड्रोसोफिला मेलेनोगास्ट्रा पे टीएच मॉर्गन ने क्या प्रयोग किया जिसके कारण इनको प्रायोगिक आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है? तो ड्रोसोफिला मेलेनोगास्ट्रा पे इन्होंने एक सबसे महत्वपूर्ण बात क्या देखी कि इन्होंने लाल आंखों वाली मक्खियों के झुंड में एक मक्खी ऐसी देखी जिसकी आंखों का या नेत्र का रंग कैसा था? श्वेत। लाल आंखों वाली मक्खियों के झुंड में एक मक्खी ऐसी देखी जिसकी नेत्र का रंग क्या था? श्वेत था। और उसी के आधार पे इनको क्या कहा जाता है? प्रायोगिक आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, और वो जो नेक्स्ट बात करते हैं वो बात करते हैं आनुवंशिकी के 3 अलग अलग काल। वो 3 अलग अलग काल में पहला है प्री मेंडेलियन काल, सेकंड मेंडेलियन काल, और थर्ड वन है वो है पोस्ट मेंडेलियन काल। इस आनुवंशिकी को हम 3 काल के अंदर क्या कर सकते हैं? विभाजित कर सकते हैं। जो आनुवंशिकी में 3 काल है, पहला जिसका नाम है प्री मेंडेलियन काल, इसका तात्पर्य होता है वे सभी वैज्ञानिक जिन्होंने मेंडल से पहले प्रयोग किए थे पर ये सफल नहीं हुए। सफल क्यों नहीं हुए उनके कारणों का भी पता करेंगे। क्या ऐसे कारण थे जिसके कारण ये वैज्ञानिक सफल नहीं हुए या ये वैज्ञानिक आनुवंशिकी के फील्ड में फेमस नहीं हुए। ये जो वैज्ञानिक प्री मेंडेलियन काल में आते हैं, पहला आता है पाइथागोरस, इसके अलावा कार्ल ल्यूटर, इसके अलावा गार्टनर, फिर एम्फिडेकल्स,
और विस्मा, ये 5 वो वैज्ञानिक थे, ये 5 ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने मेंडल से पहले प्रयोग किए थे, लेकिन किन्हीं कारणवश ये सफल नहीं हो पाए। उसके बाद में जो सेकंड काल आता है उसका नाम आता है मेंडेलियन काल। यहाँ मेंडेलियन काल में हम लोग पढ़ते हैं मेंडल के बारे में, और मेंडेलियन काल में 2 चीजों का मध्यम करते हैं। जो पहली चीज है वो है मेंडल की जीवनी। क्या नाम है? मेंडल की जीवनी। और सेकंड चीज जो है वो सभी लोगों ने 10th क्लास में बेसिक चीजें, उसको हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे जीवनी के बारे में। सेकंड बात आती है मेंडल के प्रयोग। अब विद्यार्थी मेंडल की जीवनी के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, क्लास 10 से क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हैं। अब जो मेंडल के प्रयोग है वो कितने हैं? 2 हैं, एक संकर संकरण और द्विसंकर संकरण। और इसके आधार पर यहाँ मेंडल ने 3 नियम प्रतिपादित किए थे, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। और यहाँ तीसरी जो बात आती है वो तीसरी बात आती है पोस्ट मेंडेलियन काल। जो तीसरी बात है वो आती है पोस्ट मेंडेलियन काल। या पोस्ट मेंडेलियन काल का मतलब वह वैज्ञानिक जिन्होंने मेंडल के बाद में प्रयोग किए थे, और ये वैज्ञानिक भी उसी निष्कर्ष पर पहुंचे जिस पर मेंडल 1866 में ही पहुंच चुके थे। इसके कारण इन वैज्ञानिकों को कहा जाता है मेंडल के कार्यों की पुनः खोज करने वाले वैज्ञानिक। क्या कहा जाता है? मेंडल के कार्यों की पुनः खोज करने वाले वैज्ञानिक। इसमें 3 वैज्ञानिक। कितने वैज्ञानिक हैं? 3। पहले जो वैज्ञानिक हैं वह हॉलैंड के ह्यूगो डीवरीज। पहले वैज्ञानिक है हॉलैंड के ह्यूगो डीवरीज। इन्होंने जो अपना प्रयोग किया था, हॉलैंड के ह्यूगो डीवरीज ने इन्होंने अपना प्रयोग किया था ट्यूनिंग प्रिमरोज पैटर्न पर, जिसके बारे में हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे इसी आनुवंशिकी के दौरान। इन्होंने अपना प्रयोग किस पैटर्न पर किया था? ट्यूनिंग प्रिमरोज। इसके अलावा मेंडल के कार्यों की पुनः खोज करने में जो दूसरे वैज्ञानिक हैं वो है जर्मनी के कार्ल लोरेंट्ज। क्या नाम है? जर्मनी के कार्ल लोरेंट्ज। और जो जर्मनी के कार्ल लोरेंट्ज हैं इन्होंने अपना प्रयोग किया था मक्का। इसके अलावा तीसरे जो वैज्ञानिक हैं वो है ऑस्ट्रिया के एरिक वॉन शर्मे। तीसरे जो वैज्ञानिक हैं वो क्या है? क्या नाम है? ऑस्ट्रिया के एरिक वॉन शर्मे। और ऑस्ट्रिया के एरिक वॉन शर्मे ने अपना प्रयोग किया था वो पुष्पों पर किया। तो ये 3 अलग अलग वैज्ञानिक हैं जिन वैज्ञानिकों ने अलग अलग बातों पर प्रयोग किया था, लेकिन ये भी उसी निष्कर्ष पर पहुंचे जिस पर मेंडल 1866 में ही पहुंच चुके थे। और इन 3 अलग अलग देशों के वैज्ञानिकों ने अपना प्रयोग सन 1900 में किया था। तब वैज्ञानिकों को लगा इसके बारे में तो मेंडल पहले ही बता चुके थे। अब विद्यार्थियों बात आती है कि मेंडल ने किस बात पर प्रयोग किया, या क्या ऐसे कारण थे कि मेंडल ने उसी बात पर प्रयोग किया, या मेंडल को पहले सफलता क्यों नहीं मिली। यही ठीक है, इन सब चीजों के बारे में हम आगे फर्दर स्टडी में पढ़ते हैं। जो विद्यार्थी मेंडल ने अपना प्रयोग किया था वो प्रयोग किया था उद्यान मटर। या मेंडल ने किस पर प्रयोग किया था? उद्यान मटर पर। और जो उद्यान मटर है इसका वानस्पतिक नाम होता है पाइसम सैटाइवा। क्या नाम होता है? पाइसम सैटाइवा। अर्थात मेंडल ने अपना प्रयोग किस पर किया था? पाइसम सैटाइवम पर किया। अब बात आती है उद्यान मटर या पाइसम सैटाइवम का कुल कौन सा है? इसका कुल है विद्यार्थियों लेग्यूमिनेस। कौन सा कुल है? लेग्यूमिनेस। क्लास 9 एनसीईआरटी में 4 अलग अलग कुल आते हैं, उसमें एक कुल कौन सा है? लेग्यूमिनेस। इसके अलावा पूछा जाए इसका उपकुल कौन सा है? इसका जो उपकुल है उसका नाम है विद्यार्थियों पैक्टिलियोनेट। उपकुल का नाम क्या है? पैक्टिलियोनेट। अब बात आती है उद्यान मटर में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं? उद्यान मटर में विद्यार्थियों 14 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। अब बात आती है उद्यान मटर में क्या विशेषता है? यहाँ मेंडल ने 7 जोड़ी
द्विपर्यासी लक्षणों का क्या किया था, अध्ययन किया। एक सेकेंड। प्रयोग में तो यहाँ पे विद्यार्थी मेंडल के दो प्रयोग है। पहला प्रयोग उसका नाम है एक संकर संकरण या मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो इसमें एक संकर संकरण है, इस पर आधारित मेंडल के दो नियम हैं। पहला जो नियम है उसका नाम है प्रभाविता का नियम। पहला नियम कौन सा विद्यार्थियों, प्रभाविता का नियम या लॉ ऑफ, मैं कह सकता हूं डोमिनेंस या प्रभाविता का नियम। इसके अलावा एक संकर संकरण पर दूसरा नियम आधारित है, उसका नाम है पृथक्करण का नियम, और इस नियम का कोई अपवाद नहीं है। ये मेंडल का एकमात्र ऐसा नियम है जिसका कोई अपवाद नहीं है। और इसके अलावा मेंडल का जो दूसरा प्रयोग है उस प्रयोग का नाम है द्विसंकर संकरण या डाइहाइब्रिड क्रॉस। द्विसंकर संकरण या डाइहाइब्रिड क्रॉस, और इस पर आधारित जो मेंडल का नियम है उसका नाम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। क्या नाम है, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ये आप लोगों ने क्लास 10 में पढ़ रखे हैं, ये भी जो क्लास 10 में भी उपयोगी है और क्लास 12 के अंदर भी उपयोगी है। जो पहला एक संकर संकरण पर जो मेंडल का नियम आधारित है या प्रभाविता का नियम, इसके दो अपवाद हैं जो हम आगे की क्लासेस में डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे हम इनके दो अपवाद की बात करते हैं। पहला जो अपवाद है उसका नाम है अपूर्ण प्रभाविता या विद्यार्थियों इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्या नाम है, अपूर्ण प्रभाविता। और जो इसका दूसरा अपवाद है वो है सह प्रभाविता या विद्यार्थियों कोडोमिनेंस। तो हमने क्या देखा, एक संकर संकरण पर जो नियम आधारित है प्रभाविता का नियम, और इसके कितने अपवाद हैं, दो, अपूर्ण प्रभाविता और सह प्रभाविता। ये मेरे जैसा नियम है इसका कोई अपवाद नहीं है, इसका कोई अपवाद नहीं है। और लास्ट में जो इसका तीसरा नियम आता है उसका क्या नाम है, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, और इसका अपवाद है सहलग्नता, लिंकेज। सहलग्नता विद्यार्थी मंडल किस नियम का अपवाद है, स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम का अपवाद है। जो सहलग्नता है, इस सहलग्नता का आगे और अपवाद निकलता है, उसका नाम है जीन विनिमय या विद्यार्थी क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर। इसका जो यहाँ पे जीन विनिमय है, इसका हमेशा एक प्रश्न पूछा जाता है नीट और जेट में, वो ये पूछा जाता है कि जीन विनिमय कब संपन्न होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, रोज पूछा जाता है। जीन विनिमय या प्रोफेज फर्स्ट की पैकाइटी उप अवस्था में संपन्न होता है। आप लोगों ने क्लास 11 के अंदर प्रोफेज फर्स्ट की अलग अलग उप अवस्था के बारे में पढ़ रखा है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है उसका नाम क्या है, विद्यार्थी उप अवस्था का नाम है पैकाइटी। तो प्रोफेज फर्स्ट की पैकाइटी उप अवस्था में क्या संपन्न होता है, जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर संपन्न होता है। अब हम सबसे पहले किस नियम की बात करते हैं, एक संकर संकरण। और विद्यार्थियों एक संकर संकरण की सत्यता की जांच करने के लिए एक क्रॉस किया गया था। उस क्रॉस का नाम था विद्यार्थियों बेक क्रॉस। उस क्रॉस का क्या नाम था, बेक क्रॉस। और ये जो बेक क्रॉस है इसके दो प्रकार। पहला नाम है विद्यार्थियों आउट क्रॉस, बहिः संकरण, और इसका दूसरा जो प्रकार है उसका नाम है टेस्ट क्रॉस। क्या नाम है, टेस्ट क्रॉस या परीक्षार्थ संकरण। इसके दो अलग अलग प्रकार हैं, आउट क्रॉस और टेस्ट क्रॉस। अब बात करते हैं जो विद्यार्थी बेक क्रॉस है, इस क्रॉस की क्या खास बात है। जो बेक क्रॉस है, इस बेक क्रॉस में हमेशा क्या होता है, जो हम बात करते हैं F1PD है, इस F1PD का संकलन किसे करवाते हैं, F1PD का संकलन करवाते हैं जनकों से। और यहाँ पर जनकों की बात करें तो जनकों के दो प्रकार होते हैं, एक होता है प्रभावी जनक और एक होता है दूसरा जो होता है उसका नाम होता है अप्रभावी जनक। जो पहला है उसका नाम क्या है, आउट क्रॉस, और दूसरे का नाम क्या है, टेस्ट क्रॉस। ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये अक्सर क्लास 10 और क्लास 12 के अंदर पूछा जाता है, किसके बारे में, टेस्ट क्रॉस के बारे में। पहला जो है वो कौन सा है, उसका नाम है आउट क्रॉस। इसमें क्या होता है, F1PD जो है
इसका संकरण किसके साथ करवाया जाता है? F1PD का संकरण विद्यार्थी प्रभावी जनक के साथ करवाया जाता है। पहला कौन सा है? पहले का नाम क्या है? आउटक्रॉस। और F1PD का संकरण किसके साथ करवाया जाता है? प्रभावी जनक के साथ। सेकंड कौन सा है? टेस्ट क्रॉस। इसकी क्या खास बात है? जो टेस्ट क्रॉस है इसमें F1PD का संकरण करवाया जाता है, वो करवाया जाता है अप्रभावी जनक। जो टेस्ट क्रॉस है उसमें F1PD का संकरण किसके साथ करवाया जाता है? अप्रभावी जनक। अब बात आती है बैक क्रॉस क्यों करवाया? यहां विद्यार्थियों बैक क्रॉस इसलिए करवाया गया, एक संकर संकरण जो प्रयोग है इसके सत्यता की जांच करने के लिए कौन सा क्रॉस करवाया गया? बैक क्रॉस। इसकी सत्यता की किसकी जांच करनी थी? इसकी सत्यता की जांच करने के विद्यार्थियों F2PD, जो F2PD के जीनोटाइप की सत्यता की जांच करने के लिए हम लोग विद्यार्थियों यहाँ पे कौन सा क्रॉस करवाया गया? बैक क्रॉस करवाया। अब हम सबसे पहले किसके बारे में पढ़ते हैं? एक संकर संकरण या मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ते हैं। ये क्लास 9 में भी है और क्लास 12 में भी है, उपयोगी है। और यहीं से बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अभी तक हिस्ट्री थी, अभी तक नॉर्मल बातें थी, यहीं से चैप्टर की शुरुआत हुई। और जो आनुवंशिकी से हमेशा नीट में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आनुवंशिकी है, प्लांट फिजियोलॉजी है, इनसे हमेशा अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहाँ जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं वो इसके अंदर अच्छा कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एक संकर संकरण। एक संकर संकरण या मोनोहाइब्रिड। सबसे पहले हमें एक संकर संकरण की परीक्षा में परिभाषा लिखनी होती है और उसके अलावा फिर इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक संकर संकरण होता है, इस एक संकर संकरण का मतलब होता है ऐसा संकर संकरण, ऐसा संकर संकरण इसी परिभाषा ऐसा संकर संकरण जिसमें एक जोड़ी ध्यान जिसमें एक जोड़ी युग्म विकल्पी अथवा विपर्यासी लक्षण भाग लेते हो। अब बात आती है युग्म विकल्पी का मतलब क्या है? युग्म विकल्पी अथवा विपर्यासी लक्षण क्या लेते हो? भाग। ये जो परिभाषा है इसमें हम इस परिभाषा के अंदर हमें मुख्य क्या, एक जोड़ी का मतलब आप सभी लोग जानते हो, दो लक्षण। अब टर्म क्या है? युग्म विकल्पी विपर्यासी, इंग्लिश में कह सकते हैं विद्यार्थी एलील। इसका मतलब क्या होता है? युग्म विकल्पी। युग्म विकल्पी का मतलब होता है कि विद्यार्थी किसी एक लक्षण के दो रूप पाएगा। किसी एक लक्षण कितने रूप होते हैं? दो। उसमें से एक तो होता है प्रभावी और एक होता है विद्यार्थियों अप्रभावी। एक तो होता है जो प्रभावी और एक क्या होता है? अप्रभावी। अर्थात किसी एक लक्षण को निरूपित करने हेतु जीन के कितने रूप पाए जाते हैं? विद्यार्थियों दो रूप पाए जाते हैं। और ये जो दोनों रूप होते हैं वो एक दूसरे के विपर्यासी होते हैं, अर्थात उल्टे होते हैं, एक दूसरे के युग्म विकल्पी होते हैं, एलील होते हैं। युग्म का मतलब क्या होता है? एक जोड़ी, एक पेयर। विकल्पी का मतलब जो एक पेयर है उसके कितने रूप हैं? उसके दो रूप पाए जाते हैं। जो एक रूप है वो कौन सा? प्रभावी, और दूसरा उसका क्या हो गया? अप्रभावी। अर्थात एक दूसरे के उल्टे लक्षण पाए जाते हैं। लक्षण कितना है? एक। रूप कितने हैं? दो। इसका मतलब क्या होता है? युग्म विकल्पी या विपर्यासी लक्षण। हम सबसे पहले जो लक्षण की बात करते हैं तो यहां लक्षण लेते हैं पादप की लंबाई। क्या लेते हैं? पादप की लंबाई। इसके कितने रूप होंगे? दो। एक प्रभावी, एक कौन सा? अप्रभावी। जो विद्यार्थी पादप की लंबाई है इसका प्रभावी लक्षण है वो है लंबापन, और अप्रभावी लक्षण है वो कौन सा विद्यार्थी? कोना। लंबापन और कोना। लंबूजी लंबूजी और विद्यार्थी टिंगूजी टिंगूजी। लक्षण कितना है? एक। रूप कितने हैं? दो। अब यहाँ पादप की लंबाई के दो रूप है, लंबापन और बोलापन। अर्थात ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? युग्म विकल्पी हैं, विपर्यासी हैं। ठीक है। अब हम
बात करते हैं जब लंबापन का मतलब होता है जब टोल, और इसको निरूपित किससे करते हैं? कैपिटल टी से। हमेशा जातियों प्रभावी लक्षण को कैपिटल लेटर से निरूपित किया जाता है या प्रदर्शित किया। अब यहां जो बात आती है, यहाँ पे क्या लिखा हो जाए? बोनाफाइड। तो हमें यहाँ स्मॉल डी नहीं लिखना है। कुछ विद्यार्थी सोच लेते हैं बोनाफाइड का मतलब द्वार होता है, तो हम यहाँ स्मॉल लिख देंगे, नहीं। हमें ये ध्यान रखना है जो यहाँ पर प्रभावी है उसको कैपिटल लेटर में लिखना है, और जो अप्रभावी है उसको स्मॉल लेटर में लिखना है। लेकिन जो विद्यार्थियों प्रभावी लक्षण है उसी का स्मॉल लेटर हम किसमें लिखेंगे? अप्रभावी में लिखेंगे। अर्थात लंबापन का क्या हो गया? कैपिटल टी। तो यहाँ किसका क्या लिखेंगे? इसका स्मॉल लेटर क्या हो गया? कैपिटल टी का स्मॉल टी। तो यहाँ हम किसे निरूपित करेंगे? ये हो गया स्मॉल टी। ये एक सिंपल सी बात हुई। युग्म विकल्पी द्विपर्यायी का मतलब क्या होता है? और यहाँ मैंने क्या लिखा? एक जोड़ी। एक जोड़ी आपके सामने दिखाई दे रहा। अब हम इस एक संकर संकरण में कुछ बातें और पढ़ें। इसमें एक नाम आएगा समयुग्मजी, एक नाम आएगा विषमयुग्मजी। समयुग्मजी का मतलब जब होमोजाइगस, विषमयुग्मजी का मतलब हेटेरोजाइगस। समयुग्मजी का मतलब क्या होता है? जो जीन्स हैं, एक्चुअली विद्यार्थी मेंडल जीन्स के बारे में नहीं जानते थे। जीन्स की खोज जॉनसन ने की थी। यहां पर जब मेंडल ने जीन्स के स्थान पर जो एक शब्द लिखा उसका नाम था एलिमेंट्स। कुछ बुक्स में एलिमेंट्स लिखा है, कुछ बुक्स में विद्यार्थियों कहा जाता है कि मेंडल ने जीन्स के स्थान पर किस शब्द का यूज किया? विद्यार्थियों कारक। लेकिन बात एक ही है, चाहे एलिमेंट्स कहो, चाहे कारक कहो, चाहे जीन कहो, या वही बात हो गई सांवरिया नाम हजार कैसे लिखूं तुमको पता है। वो बात हो गई, चाहे एलिमेंट्स कहो, चाहे कारक कहो, चाहे क्या कहो, जीन्स कहो। लेकिन बात आती है जीन की खोज किसने की थी? वो जिस वैज्ञानिक ने की थी उनका क्या नाम था? जॉनसन। अब बात आती है कि यहाँ पे जो शब्द मैंने लिखा है उसका नाम क्या? जब कारक, ये सब किसने दिया था? ये सब जिस वैज्ञानिक ने दिया था उनका नाम था विद्यार्थी कार्ल लॉरेंस। और एलिमेंट्स के बारे में किसने बताया? मेंडल ने बताया। तो यहाँ पर जो कैपिटल टी है, स्मॉल टी है, ये क्या है विद्यार्थियों? चाहे तो जीन्स कहो, चाहे एलिमेंट कहो, या विद्यार्थियों चाहे तो आप इसको क्या कह सकते हो? कारक कह सकते हो। सम का मतलब क्या है? सम का मतलब दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? समान होंगे। विषम का मतलब दोनों एक दूसरे से क्या होंगे? भिन्न भिन्न होंगे। समयुग्मजी कैपिटल टी, कैपिटल टी, मैं लिख सकता हूं कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। स्मॉल टी भी क्या है? समयुग्मजी है। स्मॉल आर भी क्या है? समयुग्मजी है। स्मॉल वाई भी क्या है? समयुग्मजी। क्या यहाँ पे आपको दोनों एक जैसे दिख रहे हैं? क्या ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं? मतलब ये क्या है? समयुग्मजी। अगला क्या आता है? विषमयुग्मजी। विषमयुग्मजी का मतलब दोनों विषम होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। मतलब कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर। यहाँ लिख सकते कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। हम लिख सकते कैपिटल बी, स्मॉल बी। हालांकि जेनेटिक्स में आगे जो इसके बारे में अध्ययन करते हैं तब ये टर्म आती है, इस प्रकार के जीन्स दिखाई देते हैं। अब हम बात करते हैं एक संकर संकरण के बारे में आगे डिटेल्स। जो एक संकर संकरण है इसकी परिभाषा पढ़ी। ऐसा संकर संकरण जिसमें एक जोड़ी युग्म विकल्पी अथवा विपर्यासी लक्षण भाग लेते हो उसे एक संकर संकरण कहा जाता है। और विद्यार्थियों मेंडल ने किस पादप पर प्रयोग किया था? उद्यान मटर है जिसका वानस्पतिक नाम होता है पाइसम सेटाइवम। उसका कुल कौन सा? लेग्यूमिनेसी। उपकुल कौन सा? पेरियोनेटी। और विद्यार्थियों मेंडल ने कितने जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का अध्ययन किया था? तो मेंडल ने 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का अध्ययन किया था। अब हम इस जो एक संकर संकरण है इसके वजह चेकर बोर्ड के बारे में नंबर 1 पे लिखते हैं, इसका चेकर बोर्ड बनाते हैं। समयुग्मजी लंबे पादप, समयुग्मजी लंबे, इसका क्रॉस करवाया समयुग्मजी बॉर्डर्स। अभी थोड़े देर पहले मैंने आपको बताया था
मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, लंबे। और विद्यार्थियों लंबे को थोड़ी देर पहले हमने विद्यार्थियों निरूपित किया था कैपिटल टी से, क्योंकि लंबे कैसा लक्षण है, लंबे विद्यार्थियों प्रभावी लक्षण। अब बात आती है समयुग्मजी। समयुग्मजी का मतलब उसके जैसा ही, अर्थात विद्यार्थियों कैपिटल टी के जैसा यहाँ पास में क्या करना है, लिखना है। अर्थात मैं कह सकता हूं जब विषय करने और लिखियो, मतलब कैपिटल टी कैपिटल। अब बात आते हैं समयुग्मजी बोने। थोड़ी देर पहले विद्यार्थी लिखा था, यहाँ क्या मतलब होता है, स्मॉल टी। समयुग्मजी कब होगा, जब इसके जैसा ही इसके पास में लिख दिया जाए। इन दोनों का हमने क्या करवाया, क्रॉस कर दिया, यहाँ पे चेक कर बोर्ड में। अब हम बात करते हैं, ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों हो गए विद्यार्थी जनक। अब विद्यार्थी जनक से जब भी युग्मक का निर्माण होता है तो हमेशा अर्धसूत्रीय विभाजन होता है। हमेशा जब भी विद्यार्थी युग्मक का निर्माण होता है, हमेशा कौन सा विभाजन होता है, अर्धसूत्रीय विभाजन होता है। और युग्मक सदैव विद्यार्थी हैप्लॉइड होते हैं। युग्मक सदैव हिंदी में कहूं तो एक गुणित होते हैं। अब ये समझ, यहाँ पे विद्यार्थी दो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसे युग्मक बनेगा। तो यहाँ क्या बनेगा, कैपिटल टी असूत्रीय विभाजन। यहाँ युग्मक बनेगा, क्या बनेगा, स्मॉल टी। यहाँ भी कौन सा विभाजन हुआ, अर्धसूत्रीय विभाजन। यहाँ कैपिटल टी और स्मॉल टी ये दोनों एक दूसरे, ये दोनों क्या है, युग्मक। और आपने लैंगिक चरण में पढ़ा कि जब भी युग्मकों का संयन होता है तो विद्यार्थियों नवीन संतति का क्या होता है, निर्माण होता है। तो यहाँ पे युग्मकों का संयन होगा, मतलब इधर से कैपिटल टी, इधर से स्मॉल टी। और जब ये दोनों मिले तो कुछ भी आपको सोचने की जरूरत नहीं है। इधर से कौन आया, कैपिटल टी, इधर से कौन आया, स्मॉल टी। और जब भी युग्मकों का संयन होता है तो विद्यार्थी कौन सी पीढ़ी बनती है, F1 पीढ़ी। क्या बनती है, F1। अब बात आती है, क्या यह अवस्था समयुग्मजी है या विषम युग्मजी। अब इसका उत्तर सब बता सकते हैं कि ये समयुग्मजी है तो ये क्या है, विषम युग्मजी है। जाहिर सी सिंपल सी बात है, तो आपको कुछ भी रटना है ही नहीं, रटने का काम ही नहीं। हम क्या लिख देंगे, बड़े आराम से ये लिख देंगे विषम युग्मज। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे आप लोगों के क्या होगी, थोड़ा माइंड में क्वेश्चन पूछा हो। मैं यह लिखूंगा विषम युग्मजी एवं लंबे पौधे। क्या लिखूंगा, विषम युग्मजी एवं लंबे पौधे। यहां तक कोई दिक्कत आई नहीं है। विषम युग्मजी है। ये दोनों क्या है, जनक। इसे किसका निर्माण हुआ, युग्मक का। युग्मक के निर्माण के समय मैंने बताया था कौन सा विभाजन होता है, अर्धसूत्रीय कोशिका विभाजन होता है। यहाँ कैपिटल टी का सूत्रीय विभाजन हुआ तो क्या बना, एक कैपिटल टी। स्मॉल टी का आधा हुआ तो क्या बना, एक स्मॉल टी। युग्मकों का क्या हुआ, संलयन हुआ। युग्मकों का संलयन होता है तो कौन क्या बनती है, यहाँ नवीन संतति उत्पन्न होती है। यहाँ कौन सी पीढ़ी बनी, F1। अब यहाँ आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि लंबे पौधे क्यों लिखना, लंबे पौधे क्यों लिखे, क्योंकि ये तो लंबे हैं और ये बौने हैं। मतलब यहाँ हमें क्या लिखना चाहिए था, या हम लोगों को यहाँ पे लिखना चाहिए था मंझले, लेकिन लंबे क्यों लिखे। यहाँ लंबे इसलिए लिखे क्योंकि इस जगह पर विद्यार्थियों मेंडल का एक नियम लागू होता है और उसका नाम है क्या है, प्रभाविता का नियम। इसके आधार पर हमने यहाँ पर क्या लिखे, लंबे। यह प्रभाविता का नियम क्या कहता है, यह प्रभाविता का नियम कहता है इस नियम के अनुसार जो लक्षण प्रभावी है वो अपना प्रभाव F1 पीढ़ी में प्रकट करता है और जो लक्षण अप्रभावी है वो अपना प्रभाव F1 पीढ़ी में प्रकट नहीं करता। अब आपके दिमाग में आना चाहिए, मैंने शुरुआत में बताया था सब कुछ ठंडा क्लियर करते हुए कि यहाँ क्या लिखा था हमने, पहले लिखा था इस नियम के अनुसार जो लंबे हैं वो कैसा लक्षण है, लंबे विद्यार्थियों प्रभावी लक्षण है, और जो विद्यार्थियों बोलने हैं वो कैसा लक्षण है,
वो जाहिर सी बात आप सबको पता है अप्रभावी लक्षण है। नियम क्या कहता है? इस नियम के अनुसार जो लक्षण प्रभावी है, अर्थात जो प्रभावी लक्षण कौन सा है? लंबे। जो लक्षण प्रभावी है वो अपना प्रभाव किस पीढ़ी में प्रकट करेगा? F1 पीढ़ी में। यह लक्षण क्या है? लंबे। हमने यहाँ क्या लिखा? लंबे। जो लक्षण अप्रभावी है वो अपना प्रभाव F1 पीढ़ी में प्रकट नहीं कर पाता, नहीं कर पाता। अब बात आता है कि वो अपना प्रभाव F1 पीढ़ी में प्रकट क्यों नहीं करता? जिसकी लाठी उसकी भैंस। अर्थात विद्यार्थियों, प्रभावी लक्षण अप्रभावी लक्षण को क्या नहीं होने देता? एक्सप्रेस होने नहीं देता विद्यार्थियों, प्रकट होने नहीं देता। यह एक और शब्द अभिव्यक्त होने नहीं देता। क्या कहता प्रभाविता का नियम? मैंने शुरुआत में बताया प्रभाविता का नियम किस पर आधारित है? एक संख्या समीकरण पर। इस नियम के अनुसार जो लक्षण प्रभावी है वो अपना प्रभाव F1 पीढ़ी में प्रकट करता है। जो लक्षण अप्रभावी है वो अपना प्रभाव F1 पीढ़ी में प्रकट नहीं कर पाता है, क्योंकि प्रभावी लक्षण अप्रभावी लक्षण को प्रकट या अभिव्यक्त होने नहीं देता है। तो इसने इसके प्रभाव को छिपा दिया, इसने इसके प्रभाव को प्रकट होने नहीं दिया। अर्थात विद्यार्थियों, लंबे लक्षण ने किसको प्रकट नहीं होने दिया? इसको प्रकट होने नहीं दिया। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि इसके जीन्स मौजूद नहीं है। जीन्स मौजूद है पर अपने लक्षण को प्रकट या अभिव्यक्त होने नहीं देगा। उचित समय आने पर यह भी अपना प्रभाव प्रकट करेगा। F1 पीढ़ी से जब हम F2 पीढ़ी की ओर जाते हैं तो F1 पीढ़ी का हमेशा करवाते हैं स्व परागण। क्या करवाते हैं? स्व। पहली बात है क्या स्व परागण? तो हम सभी लोग जानते हैं विद्यार्थियों, पुष्प की हम बात करें तो उसके अंदर एक जो मादा जननांग होता है और जो मादा जननांग होता है उसका नाम होता है स्त्री केशर या अंडा। जो मादा जननांग है सबसे ऊपर ये है, इसका नाम क्या है? वर्तिकाग्र। जो बीच में है ये क्या है? वर्तिका। और जो यहाँ नीचे है ये क्या है? अंडाशय या ओव्यूल। इस अंडाशय के अंदर क्या पाया जाता है? बीजांड। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 2 में डिटेल से पढ़ेंगे। अंडाशय के अंदर क्या पाया जाता है? बीजांड। इस बीजांड में क्या पाया जाता है? भ्रूणकोश। इस भ्रूणकोश में कितनी कोशिकाएं होती है? 7 कोशिकाएं, 8 केंद्र पाए जाते हैं। ये विद्यार्थियों क्या हुआ है? उसका जो मादा जननांग है। वर्तिका और जो अंडाशय है, इन तीनों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? स्त्री केशर। इनको सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? स्त्री केशर या अंडक कहा जाता है। अब इसके साइड में कुछ द्विलिंगी होता है। हम यहाँ पे जो कल्पना कर रहे हैं वो कौन सा है? द्विलिंगी। इस प्रकार से पुंकेशर हो गया। क्या हो गया? पुंकेशर। इस पुंकेसर का जो ऊपर का भाग, इसका नाम क्या है? परागकोश। ये द्विपालित होता है, लेकिन ये मालवेसी कुल के सदस्यों में कैसा होता है? एक पालित होता है। ये सामान्य द्विपालित होता है, लेकिन मालवेसी कुल के सदस्यों में कैसा होता है? एक पालित होता है। जो इसका बीच का भाग है उसका नाम क्या है? योजी। और जो ये भाग है ये क्या है? पूतंतु। और ये तीनों किसके भाग हैं? पुंकेसर। तो पुष्प का नर जननांग जो होता है वो क्या कहलाता है? पुंकेसर। और मादा जननांग जो होता है वो क्या कहलाता है? स्त्री केशर या अंडक। पुष्प कैसा है? द्विलिंगी है। ये क्या है? वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र के नीचे वर्तिका, वर्तिका के नीचे अंडाशय। अंडाशय में क्या होता है? बीजांड। बीजांड में क्या होता है? भ्रूणकोश। भ्रूणकोश में कितनी कोशिकाएं? 7 कोशिकाएं। भ्रूणकोश में केंद्र कितने हैं? 8 केंद्र। बहुत लंबी चौड़ी बात है। 7 कोशिकाओं में अलग अलग अंड समुच्चय, अंड उपकरण कौन कौन से? अंड कोशिका, शाल्य कोशिका, द्वितीय केंद्र, निवाहकीय कोशिका, वो सारी चीजें हम लोग इसका अलग चैप्टर है उसके बारे में। हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं? सबसे पहले नाम आया F1 पीढ़ी के जो है इसमें क्या करवाया? स्व परागण। इसका मतलब क्या होता है परागण का? इसके लिए मैंने साइड में थोड़ा सा आपको समझा। ये पुष्पासन हो गया। अब जो उसका नर जननांग है उसका नाम क्या है? पुंकेसर। उसमें कितने भाग है? 3 परागकोश, योजी और पूतंतु।
जो इसमें परागकोश है, इस परागकोश में आप सभी लोग जानते हैं विद्यार्थियों, परागकण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? परागकण। क्या पाए जाते हैं? इसकी जो परिभाषा क्या हुई? जब किसी पुष्प के विद्यार्थियों परागकोश से परागकण मुक्त होकर किस पर स्थानांतरित हो, वर्ती कागज पर, उसे क्या कहा जाता है? परागण कहा जाता है। सीधी सी बात है, परागकोश से कौन निकलेंगे? इससे निकलेंगे विद्यार्थियों परागकण, और ये परागकण किस पर स्थानांतरित होंगे? ये स्थानांतरित होंगे वर्ती कागज। इसे क्या कहा जाता है? परागण। कुछ नहीं बेटा, जब किसी पुष्प के पुष्प दिख रहा है, क्या बोला? जब किसी पुष्प के आगे नाम क्या लिखे? परागकोश। ये परागकोश, इस परागकोश में कौन पाएगा? परागकण। ये परागकण यहां से मुक्त होकर किस पर गए? वर्ती कागज पर। किस पर गए? वर्ती कागज पर गए। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? परागण कहा जाता है। इस विधि का नाम क्या है? परागण। और जो गए हैं वो कौन है? परागकण। इनमें भी दोनों में फर्क है, लेकिन आगे मैंने नाम लिखा स्व परागण। परागण के दो प्रकार होते हैं, स्व परागण और पर परागण। स्व परागण का मतलब क्या है? स्व परागण का मतलब होता है जब किसी पुष्प के विद्यार्थियों परागकोश से परागकण मुक्त होकर उसी पुष्प के वर्ती, इसमें उसी पुष्प के वर्ती कागज पर स्थानांतरित हो जाए तो उसे क्या कहा जाता है? स्वपरागण। स्वपरागण के लिए पहली शर्त क्या है? पुष्प कैसा होना चाहिए? द्विलिंगी होना चाहिए। द्विलिंगी नहीं होगा उस पुष्प के वर्ती कागज पर कैसे स्थानांतरित होगा? तो F1 पीढ़ी के सदस्यों का क्या करवाया जाता है? स्वपरागण करवाया जाता है। तो कौन सी पीढ़ी प्राप्त होती है? F2 पीढ़ी प्राप्त। यहाँ जो परागण समझ में आ गया, अर्थात जो परागकोश से कौन निकलेगा? परागकण। किस पर स्थानांतरित होगा? वर्ती कागज पर। इसे क्या कहा जाता है? अब लंबा चौड़ा प्रोसीजर है विद्यार्थी, इसके अंदर पूरा सारा सब कुछ वर्ती कागज के द्वारा शर्करा, श्लेष्मान, लिपिड, बेकिन, बोरॉन, कैल्शियम, इन सब पदार्थों का श्रावण किया जाता है। इसका आकार बढ़ जाता है, इसका अंत्यचोल बाह्यचोल पर दबाव लगाकर पराग नलिका जो द्रोण होता है, वो सारी दूसरे चैप्टर की बातें हैं। यहाँ हमें केवल किसके बारे में पढ़ना है? स्व परागण के बारे में पढ़ना है, जो आपको बता। अब एक बार इसके बारे में थोड़ा सा वापस पढ़ते हैं, क्योंकि थोड़ा रिवीजन होना जरूरी है। साथ साथ में एक अच्छा लेक्चर इफेक्ट हो, बच्चा भूले नहीं। इसके लिए क्या लिखा? समयुग्मजी लंबे, हम यहाँ के लंबे को किसे निरूपित करते? कैपिटल के से। समयुग्मजी कब बनेगा? जब दोनों एक जैसे होंगे। समयुग्मजी बोले किसे निरूपित करेंगे? स्मॉल टी से। समयुग्मजी कब होगा? जब दोनों स्मॉल टी, ये दोनों क्या है? जनक। इसका निर्माण होगा युग्मक का। कौन सा विभाजन होगा? अर्धसूत्री। युग्मक होगा जब संयोजन होगा तो कौन सी पीढ़ी बनेगी? F1 पीढ़ी। ये कैपिटल टी इधर से आया, स्मॉल टी इधर से आया, युग्मकों का संयोजन हुआ, क्या बनेगी? F1 पीढ़ी। F1 पीढ़ी कैपिटल टी और स्मॉल टी। समयुग्मजी एक, विषमयुग्मजी, विषमयुग्मजी। आगे मैंने क्या लिखा? लंबे पौधे, क्योंकि कौन सा नियम लागू होता है? प्रभाविता का नियम। F1 पीढ़ी के सदस्यों में हम लोग करवाते हैं स्वपरागण। अब ये जो कैपिटल टी स्मॉल टी है, इसका इसी के साथ परागण। स्व का मतलब स्वयं के साथ परागण। इस कैपिटल टी स्मॉल टी का हम क्रॉस किससे करवाएंगे? वापस कैपिटल टी और स्मॉल टी। इसके दो मेथड है, इफेक्टिव मेथड या चेकर बोर्ड मेथड है। और ये किस वैज्ञानिक ने दिया था? ये दिया था जब बैट्सन ने पुणे में